हेलो एवरीवन, दिस इज केशव यार। तो हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट किया। ये सीडीपी का क्लास होगा इस सीरीज में। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है 2022 में। तो हम लोग इस सीरीज में टारगेट रखेंगे 120 प्लस का, जो अपकमिंग जुलाई में होगा हम लोगों का एग्जाम। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, और आप लोग पूरे क्वेश्चन अगर देख लेते हैं और इस सीरीज को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोग 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा नियम वह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंगों विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होता है। तो ये कौन सा होता है कि विभिन्न अंगों शरीर का विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न तरह से विकसित होता है। तो इस चैनल को हम क्या इसको क्या कहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, विकास एकायामी होता है। तो विकास क्या एकायामी होता है? डेफिनेटली नो, विकास एकायामी नहीं होता है। विकास एक ही तरीके से तो नहीं होगा ना, विकास दूसरी दूसरी अलग अलग तरीकों से विकास होता है। उसके बाद दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन, विकास एक दिशाई होते हैं, एक ही दिशा में विकास कह रहा है कि होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, मतलब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस तो नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन पे दिया हुआ है, विकास की दिशा ऊर्ध्वगामी एवं शीर्षगामी है। तो यही ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, विकास ऊर्ध्वगामी और इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। मतलब ये देखो, ये मैं एक व्यक्ति का ड्रॉ किया, हालांकि ये तो हुआ नहीं पूरा, फिर भी मैंने ये ड्रॉ किया। तो ये ऑप्शन को समझ लेते हैं, अधोगामी और शीर्षगामी का मतलब क्या है। अधोगामी सिफालोपोडेल और प्रॉक्सिमल डिस्टल, ये दो ऑप्शन अंग्रेजी में अगर कहोगे तो एक तो होगा ये जो डेवलपमेंट शेर से पैर की तरफ जाएगा। ओके, और एक है प्रॉक्सिमल डिस्टल, जो ये सेंटर से पेरीफेरी तक आएगा। सिफालोपोडेल मतलब शेर से पैर की तरफ, और प्रॉक्सिमल डिस्टल मतलब हार्ट से पेरीफेरी, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। डेवलपमेंट एक है जो हम लोगों का हेड टू टो, मतलब पहला शेर का विकास होगा, मतलब हम लोगों का हेड का विकास होगा, उसके बाद पैर की तरफ नीचे की तरफ आएगा डेवलपमेंट। और एक है पहला ये अंदर की तरफ डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। जैसे हैंड का पहला डेवलपमेंट होगा, उसके बाद हथेली का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उंगलियों का डेवलपमेंट होगा। इसको कहते हैं हम लोग प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है निकलना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, बचपन वो अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सिर्फ 10 भिन्न अवस्था कह के इसको मतलब कंट्रोल कर लिया है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों का सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। तो ये नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। ये होता है, बच्चों बच्चों का सोच सामाजिक अंतःक्रिया से होगा, क्योंकि आपका फैमिली और फ्रेंड कैसा मिलेगा, इससे बच्चों का बहुत कुछ तय होता है। वो सब कुछ फ्रेंड्स और फैमिली से सीखते हैं। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन पे दिया है, बच्चों का विकास केवल ये देखो केवल लिखा हुआ है, केवल आनुवंशिकता पर आधारित है। तो केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं है, बहुत सारे फैक्टर है जिससे बच्चों का विकास प्रभावित होता है। जैसे एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा और कल्चर कैसे मिलेगा, वो सब कुछ इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ यहाँ पे कह रहा है कि वंशगत कारकों से प्रभावित होता है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो आनुवंशिकता विन्यास मतलब आप लोगों का जो पूर्व पुरुष है, उससे हम लोगों का क्या क्या मिलता है, यही कह रहा है कि तो उसे क्या कहते हैं। अनुकूलन तो नहीं कहते, अधिगम नहीं कहते, समाजीकरण भी नहीं कहते, उसको हम लोग परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरिटी। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश सामाजिकरण का प्राथमिक और देश सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो प्राथमिक कारक परिवार होता है, और द्वितीय कारक और दूसरा कुछ होता है, जैसे मीडिया भी होगा द्वितीय कारक। उसके बाद पास पड़ोस भी होगा, उसके बाद विद्यालय भी होगा। तो हम लोगों को पहला पूछा है सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, तो प्राथमिक कारक तो यहाँ पे सिर्फ परिवार ही मिलेगा, तो ये परिवार। और सेकेंड दूसरा कारक है विद्यालय, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबार के अनुसार 7-8 वर्षीय कितने वर्षीय 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने की आधार क्या है। तो कोहलबाग जी ने कितने स्टेज दिए हैं, तो 3 लेवल और 6 स्टेज दिए हैं। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं लेवल। तो पहला है कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, तो ये प्री कन्वेंशनल। ओके, उसके बाद कन्वेंशनल दूसरा, उसके बाद थर्ड होगा पोस्ट कन्वेंशनल। ओके, पोस्ट कन्वेंशनल हो गया।
तो इसका 2 स्टेज है, इसका भी 2 स्टेज है और इसका भी और 2 स्टेज है। तो प्री कन्वेंशनल जो है उसका एज लिमिट होगा 4 से 10 ईयर्स। उसके बाद जो होगा 10 to 13 ईयर्स कन्वेंशनल वाला, 10 to 13 ईयर्स। और पोस्ट कन्वेंशनल जो 13+ है वो होगा पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये जो हम लोगों का 7-8 वर्ष कह रहा है, तो ये पहले वाले में आएगा प्री कन्वेंशनल में। इसमें बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है? इसमें बच्चों का बिहेवियर सेल्फ सेंटर्ड होता है। ओके, सेल्फ सेंटर्ड होता है, तो बच्चों अपने के ही सोचता है। ओके, तो ऐसे में इस ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों का नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होगा? तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ये तो होगा नहीं, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना ये भी नहीं होगा, सार्वभौमिक नैतिक विकास ये भी नहीं होगा, ये तो पोस्ट कन्वेंशनल में होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, दंडो और आज्ञा पालन। तो दंडो और आज्ञा पालन मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे मैंने कहा, ये जो ऑप्शन है सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा, मतलब उसको जो कुछ भी मिलेगा वो समझेगा कि ये मेरा है। आप उसको 2 चॉकलेट दे दो और को कि 1 चॉकलेट आपका भैया को दे दो, नहीं देगा। तो आप लोग जब डांट लगाओगे तो वो देगा। तो यही होता है इस ऑप्शन का। वो पहले सोचेगा कि ये 2 चॉकलेट मेरा है, जैसे ही डांट मिलेगा तो वो दे देगा उसको भैया को। क्यों? क्योंकि वो दंड के वजह से आज्ञा का पालन करेगा। ओके, तो ये होता है प्री कन्वेंशनल लेवल पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो क्रमबद्धता क्या है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे दिया है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। तीसरे ऑप्शन पे दिया है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। उसके बाद स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्र करने की क्षमता। तो क्रमबद्धता तो स्थानकीय मानचित्र करने की क्षमता नहीं है। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन ये भी नहीं होगा क्रमबद्धता। दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता मतलब दूसरों की राय लेना, तो ये भी नहीं होगा क्रमबद्धता। तो ये ऑप्शन एक ही बचा, वस्तुओं को किसी एक आयाम में मापना जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ये एक एग्जाम्पल ही दिया है, जैसे लंबाई, सिर्फ लंबाई नहीं, आप लोग कई तरीके से ये इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का क्लास में देखा होगा, अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो तो आपका कितना बुक्स होगा, मतलब मान लो 6 बुक है। जैसे मैथ्स होगा, ओके, सोशल साइंस होगा, उसके बाद जनरल साइंस होगा, उसके बाद इंग्लिश होगा, उसके बाद हिंदी होगा, ऐसे ऐसे करके बुक्स होगा आपका। तो देखिएगा, इसका जैसे मैथ्स बुक का जितना मोटा सोशल साइंस उतना मोटा नहीं होगा। हो सकता है ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ये जनरल साइंस और थोड़ा बड़ा हो जाए, इंग्लिश थोड़ा छोटा होगा, हिंदी और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसे अगर आप लोगों को कहे कि ये आप लोग क्रमबद्ध रूप से रखिए, तो बच्चे क्या करेगा, देखो पहला जो सबसे बड़ा है वो रखेगा, उसके बाद जो बड़ा है वो रखेगा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा वाला रखेगा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, ऐसे करके वो ऐसे डिफाइन करके रख लेगा। ठीक है, तो इसी कहते हैं क्रमबद्धता। ओके, एक क्रम के जरिए रखना। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, 5 वर्षीय नसीमा को वो लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी वो सोच के पीछे कौन सा तर्क है? मतलब एक मिट्टी का गोला है और इसे अगर वो दोनों हाथ से पिचक ले तो ऐसा सांप के जैसा लंबाई हो जाता है। तो उसने कहता है कि इसमें कम मिट्टी है और इसमें ज्यादा मिट्टी है या ज्यादा बड़ा है। तो ये क्या है, जीन पियाजे के हिसाब से वो एक ही एस्पेक्ट को देख रहा है कि ये बड़ा है, ये लंबाई को देख रहा है। ये नहीं समझ रहा है कि ये गले में भी सेम ही मिट्टी है और इस लंबे पे भी सेम मिट्टी है। उसने कह रहा है कि ये लंबे वाले में ज्यादा मिट्टी है। तो ये क्या है, और ये सोच क्यों हुआ है? क्योंकि वो एक ही केंद्र में अटके हुए हैं। तो ये होता है केंद्रीयता का लक्षण। तो ये जिब्बात नहीं होगा, परिकल्पित निगमनात्मक भी नहीं होगा, संक्रामक परिणाम भी निकलना ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और डैश पर आधारित है। कौन है हम लोगों का मनोविज्ञानी? लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की सार्वभौमिकता पे नहीं काम किया, मनोविश्लेषण तो ये भी नहीं होगा, व्यवहारवाद तो नहीं होगा, ये होगा सामाजिक संरचना। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन। ओके, तो सोशल कंस्ट्रक्शन में कौन काम किया? लेव वाइगोस्की ने काम किया। ओके, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया? तो स्वयं से बात करना को क्या कहते हैं? अगर ये लेव वाइगोस्की ना होकर जीन पियाजे होता तो ये हो जाता स्व केंद्रीयवाद, लेकिन लेव वाइगोस्की कहा तो ये होगा सेल्फ स्पीक या निजी संवाद। ओके, तो निजी संवाद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोग अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं
तो ऑनलाइन अप्लाई करने के वक्त हम लोग सोचते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग मन में ही सोच लेते हैं कि आधार कार्ड चाहिए, और उसके बाद 10th का मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद 12th का चाहिए, ग्रेजुएशन का चाहिए। ऐसे हम लोग मन में ही राय बना लेते हैं, तो इसे कहते हैं निजी संवाद। तो ये लेवाइस्की के अनुसार यही ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन 10 है। तो हम लोग देख लेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो इसमें क्या हम लोगों को विशेषता मिलता है। तो ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, तो ड्रिल और अभ्यास ये तो निगेटिव है, नहीं होगा ऑप्शन। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, अलगाव के बारे में नहीं होगा। सहयोगितापूर्ण अधिगम, और एक है पुरस्कार और दंडों का प्रयोग। तो पुरस्कार और दंड का प्रयोग ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पुरस्कार और दंड देके कितना समय आप पढ़ सकते हो, थोड़ी समय में काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, ये वाला तरीका ठीक नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट, सहयोगितापूर्ण अधिगम। जैसे ग्रुप में अगर सीखेगा बच्चे तो ज्यादा सीख पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया 11। एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, मतलब दूसरों की इच्छा और नियत वो समझ लेता है, वो बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। तो स्थानिकीय संबंध बुद्धि ये नहीं होगा। अंतर्वैयक्तिक मतलब इंट्रा पर्सनल ये भी नहीं होगा, इंट्रा पर्सनल तो होगा नहीं। प्राकृतिक बुद्धि नेचुरल इंटेलिजेंस ये भी नहीं होगा, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होगा। इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस भी नहीं होगा, तो ये होगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ओके। तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। मंत्रा व्यक्तिक बुद्धि, दूसरों का बात वो समझ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 12 क्वेश्चन आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सी कथन प्रस्तावित है। तो 2020 में क्या प्रस्तावित किया, आपने मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। तो मातृभाषा कभी बाधक नहीं होता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। दूसरा दिया है, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो पहले ही अंग्रेजी भाषा में सिखाओगे क्या, नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए होगा नहीं है। 3 देख लेते हैं, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। और चौथा में दिया हुआ है, द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 करेक्ट। बहुभाषी होने के कारण आपको लाभ मिलेगा, लॉस तो होगा नहीं। अगर आप मान लो बंगाली लैंग्वेज जानते हो, बंगाली जानते हो, हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, उड़िया जानते हो, तो आपका क्या होगा, लॉस होगा क्या, नहीं होगा ना, लॉस नहीं होगा, लाभ ही होगा, फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर रोल्स आर। तो जेंडर क्या होता है, लर्न्ड बिहेवियर होता है, ये मैं अंग्रेजी पे ही रखा। तो जेंडर हम लोगों का लर्न्ड बिहेवियर होता है। अगर यहाँ पे सेक्स लिखा होता तो ये होता बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। ओके, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो जेंडर होता है लर्न्ड बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हम लोगों को पता है, सीटेट में ये आता है सवाल इस टॉपिक से। तो ये मतलब क्या है देख लेते हैं, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। उसके बाद दिया है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। तो तुलना करना तो नहीं होगा, वर्गीकरण करना नहीं होगा। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, कि तुम पास हो तुम फेल हो, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट। छात्रों की समझ को आंकना, मतलब वो कितना समझ पा रहा है या नहीं, उसे जरूर आंकना चाहिए, और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्रों को उसका अनुसार रूपांतरित करना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आया, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो ये क्या बात आपका ध्यान में रखना चाहिए मूल्यांकन जब आप करोगे क्लास में। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। मानो आप क्लास में हो, एक एग्जाम ले रहे हो, और इस एग्जाम में अगर 100 नंबर दिए हो तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ब्लूप्रिंट को देखकर ही बनाना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट को देखकर बनाने से क्या होगा, अगर मानो 100 में से आपने दिया किसी स्टूडेंट को 70 मार्क्स, तो और कोई टीचर देखेगा तो वो भी 70 दे। ऐसा ना हो कि वो 40 देख के छोड़ दे, और ऐसा ना हो कि वो 80 दे दे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही मतलब मार्क्स स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना होगा, कि ताकि जो बच्चे जितना मार्क्स मिले वो उसका एक्चुअल मार्क्स हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो उसका अच्छे से मूल्यांकन होगा कि नहीं, और दूसरा भी कर पाएगा कि नहीं। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। दूसरी जो ऑप्शन दिया हुआ है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्रों का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है।
तो ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है, क्योंकि विशिष्ट छात्रों जो स्पेशल चाइल्ड है तो उसका कैसे मूल्यांकन करना है उसका भी ध्यान में रखना है। तो ये ठीक है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, ये भी ठीक है कि आपका जो आप मूल्यांकन कर रहे हो वो सही है या गलत है, वो आपको जांच करना है। उसके बाद ये कौन सी विधि छात्रों के उच्च कौन सा विधि, ये ऑप्शन पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसका ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ही छोड़ते हैं और दूसरे ऑप्शन में चले जाते हैं। ये देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, 16 नंबर क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो समावेशी शिक्षा क्या है हम लोग देख लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में सब चाइल्ड को हम लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो तेज स्टूडेंट है उसको भी ध्यान में रखना है, एवरेज स्टूडेंट को भी ध्यान में रखना है, और जो कम सीख पा रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है। तो क्या कह रहे हैं ऑप्शन देखो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए। तो केवल ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चों को केवल सरकारी स्कूल में ही उपलब्ध करवाया जाए, ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल में भी उन लोगों का दाखिला होना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए ये केवल वाला ऑप्शन तो निगेटिव होता है, तो यह होगा नहीं। दिव्यांगों छात्रों को सिर्फ, ये देखो और एक नेगेटिव वर्ड आ गया, सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए, तो ये होगा नहीं, सिर्फ वाला ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। तो सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। यह ठीक है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट का पैर खराब है तो उसको ये ना कहो कि उसका दिमाग भी खराब है, उसका दिमाग अच्छा होगा तो वो और चल नहीं पाएगा, लेकिन वो तो बोल पाएगा अच्छे से, पढ़ पाएगा अच्छे से, तो वो उसका वो योग्यता को देखना है। सिर्फ पैर खराब होने से ये नहीं कहना है कि वो उसका मस्तिष्क भी खराब हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट ये आया 17 क्वेश्चन, कथन ए और कथन आर दिया हुआ है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो पहला दिया हुआ है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीकों अपनाने चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, जिसका जो जरूरत है वो उसका वैसे ही तरीका अपनाना चाहिए। उसके बाद रीजन दिया हुआ है, क्योंकि शिक्षकों को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्रों के उनके अनुकूल बनाना चाहिए। यह भी बात सही है, क्योंकि जैसा जैसा वो समझेगा कंसेप्ट, जो जो चीज की जरूरत है टीएलएम वगैरह, वो आपको यूज करना चाहिए। ओके, तो ये ऑप्शन एक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, मतलब लिख नहीं पाते, तो उससे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होता है। वो लक्षण किस अधिगम विकार के ओर दर्शाते हैं? तो ये क्या होगा, ये होगा आलेख वैफल्य, इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। ओके, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया कहते हैं। पठन वैफल्य तो डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया के बारे में ये नहीं कह रहा है, डिसलेक्सिया नहीं, तो ये हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ओके, और उसके बाद हम लोग आए 19 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विद्यालय में जो व्यक्तिगत भिन्नता होता है, जैसे मान लो सब स्टूडेंट तो सेम तरीके से नहीं सीख पाएंगे, अलग अलग स्टूडेंट होगा, अलग अलग तरीके से लर्न करेगा, तो उनको क्या करना चाहिए? मानकीकृत पद्धति, मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, तो मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीके का उपयोग करना चाहिए। सबको पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं कराना चाहिए। उसके बाद शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल बात सही है। रटन आधारित अधिगम, तो रटन आधारित अधिगम तो नहीं होना चाहिए, तो एक शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और विगत आकलन पर बल देना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद और एक दिया हुआ है, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना, मतलब वो मानकीकृत पद्धति या फिर पेपर पेंसिल टेस्ट को और बढ़ावा देने के ये इशारा कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, मतलब क्रिएटिविटी? तो ये क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है। तो क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को कहते हैं अपसारी चिंतन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, अपसारी चिंतन का मतलब है एक प्रॉब्लम होगा तो उसको दूसरे, वो बहुत सारे होगा कि उसको सॉल्व किया जाए, सिर्फ एक ही तरीका नहीं होगा सॉल्व करने का। एक ही तरीका अगर होगा तो ये हो जाएगा अभिसारी चिंतन। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। तो क्रिएटिविटी हमेशा याद रखना डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन से रिलेटेड है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 29 क्वेश्चन है। तो छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार
निकालते हैं। तो छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ कैसे निकालेगा? सक्रिय अनुसंधान द्वारा, ये तो ठीक है। खेल द्वारा, ये भी ठीक है। पदार्थ पर क्रिया और प्रयोग करके, सहपाठियों और वयस्कों सहभागिता द्वारा। तो ये 4 ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद 22 ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखो। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर का 10 अंकों को 3 और 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद रखने को सुझाती है। तो अध्यापिका द्वारा सुझाई और रणनीति को क्या कहते हैं? मानो ऐसा नंबर है, तो ऐसा नंबर को वो ऐसे कितना का 3-4 अंकों के समूह में बांटकर, तो ये 3-3 बांट लिया 2 बार और एक 4 को ऐसा बांट लिया। बांटकर याद रखने को क्या कह रहा है? तो ये देखो खंड करके याद रख रहा है, तो इसको कहता है खंडीकरण। उसके बाद 23 क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो निम्न में से अधिगम का कौन सा दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। विषय वस्तु को रटना तो नहीं होगा, दूसरों को निष्क्रिय अनुकरण करना भी नहीं होगा। दूसरों को क्यों नकल करे? खुद का कुछ सोचना चाहिए, खुद कैसे सीखे वो उस पर फोकस करना चाहिए। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, ये पेवलोव का कंसेप्ट है, जो डॉग को वो खाना खिलाता था और घंटी का बेल का प्रयोग करता था और उसके बाद उसको लार टपक जाता। तो ये वाला कंसेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो एक स्टूडेंट को आप टॉफी दोगे तो वो पढ़ेगा, तो ऐसा कितने बार चलेगा? जब आप टॉफी नहीं दोगे तो वो पढ़ेगा नहीं, तो ये तो ज्यादातर टिकेगा नहीं ना। वो तो आउटर मोटिवेशन हो जाएगा, तो आउटर मोटिवेशन से तो नहीं होगा, इनर मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन करने से वो अच्छे तरह से सीख पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने के सुसाध्य करता है? तो सामाजिक संरचना की कंसेप्ट आ गया। सलमा विद्यालय को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड, तो फ्लैश कार्ड से तो सामाजिक संरचना होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है, पोरामोती विविध प्रकार की पुस्तकों अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्या, ये देखो परिचर्या वर्ड आया है, करने के लिए कहते हैं। मतलब पहले जो स्टोरी है वो रीड कर लेता है, उसके बाद वो उसके सहपाठियों या सहेलियों के साथ आलोचना करके उसको सीखता है, वो कहता है एक दूसरे को। तो ये तो हो जाएगा इंटरेक्शन। लेव वाइगोस्की के द्वारा जो सोशल इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये उसके अंडर में होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देता है। मानो एक स्टोरी पढ़ा और उसके रिलेटेड कुछ वर्ड, वो नया वर्ड देखा और वर्ड को वो एक ड्राइंग के थ्रू कनेक्ट करके याद रख रहा है। जैसे मानो पब्लिक प्लेस पे देखना, ये सिगरेट ऐसा सिंबल दिया हुआ रहता है, स्मोकिंग ऐसा, और ऐसे करके कट दिया जाता है, तो इसको देख के पता चलता है कि वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है, तो ऐसे नो स्मोकिंग लिखा हुआ रहता है, नो स्मोकिंग। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? ये अगर हम लोग ड्राइंग को देख लेते हैं तो भी पता चल जाता है कि यहाँ पे सिगरेट नहीं स्मोकिंग करना है, और ये लिखा भी हुआ रहता है नो स्मोकिंग। तो ऐसे वर्ड को याद रखने, कनेक्ट करके रखना आसान होता है, और ये सामाजिक संरचनात्मक भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये 4 नंबर ऑप्शन, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो ये तो नहीं होगा, वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं तो 5 बार लिखने से तो कुछ, ये देखो 5 बार लिखने से सामाजिक संरचनात्मक तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। उसके बाद देख लेते हैं 25, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हो? एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान को कैसे हम लोग सुसाध्य कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों में डर का भावना पैदा करके। ऐसा कहोगे कि ये मैथ्स का अगर सवाल दिए हो, तो अगर ऐसा कहोगे कि आप ये मैथ्स कर लो नहीं तो मैं आपको 5 लाठी मारूंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके बाद समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, अटल हमेशा निगेटिव होता है, ये वर्ड जहां मिलेगा उसको काट देना है, ठीक है, ये अटल वर्ड निगेटिव होता है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। उसके बाद 4 नंबर दिया निष्क्रिय रोटन पद्धति, तो ये रोटन वाला और एक वर्ड है, ये निगेटिव होता है, रोटन पद्धति को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो ये तो होगा नहीं, तो ये होगा समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। मतलब जो वर्ड सीख रहे हो उसका दूसरा कोई वर्ड मीनिंग होगा, तो ऐसे सीखने से क्या होगा, ये आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? सार्थक अधिगम मतलब अच्छे से आप लोग सीख पाएंगे। तो कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, ये तो ठीक है। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है। रट्टा मारकर सीखने का प्रोत्साहित, ये तो ठीक नहीं है। शिक्षक द्वारा श्यामपट पर लिखे गए उत्तर का नकल करना, ये भी ठीक नहीं है। ओहो, ये पहला जो ऑप्शन दिया है ये संदर्भ रहित कह रहा है, ये रहित ये नेगेटिव वर्ड है, रहित नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये नहीं होगा। संदर्भ
अधिगम को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन अगर रहता तो ये करेक्ट होता। तो संदर्भ रहित वर्ड लगा हुआ है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। याद रखना, रहित नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद 27, अगर विद्यार्थी अपने कार्यों की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश का भावना उत्पन्न होता है। तो शर्म होगा, गुस्सा होगा, गर्व होगा, उत्कंठा होगा। मानो आप लोग डीएलएड या फिर बीएड किए हुए हो, इसीलिए तो ये वाला लेक्चर आप लोग देख रहे हो। तो मानो आप लोग जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, एंट्रेंस एग्जाम देके आप लोग डीएलएड या बीएड पे एडमिशन लिया, तो वो जो एग्जाम क्रैक किया था, तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को शर्म हुआ था या गुस्सा हुआ था या गर्व हुआ था या उत्कंठा हुआ था? ऑब्वियसली आप लोगों को क्या होगा? गर्व होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद 28, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मतलब एक कॉन्सेप्ट को बहुत सारे तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या होगा और क्यों? तो ये देखो, वो अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, और ये दूसरा ऑप्शन है, वो कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है। तो वर्जित करने का मौका तो नहीं देगा बहुसंवेदनीय उपागम। वो अध्यापक की निर्देश अवधि को काफी समय बचाता है, ये भी नहीं होगा। वो बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करता है, तो आज्ञा परायणता ये भी नहीं होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1, वह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, मतलब लर्निंग को और इफेक्टिव बनाता है, और अगर बहुसंवेदनीय उपागम अगर इस्तेमाल किया जाए तो। उसके बाद देखो 29, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां घटित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? एक अध्यापिका को बच्चे द्वारा घटित वैकल्पिक संकल्पना भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत कंसेप्ट सीख रहा है तो उसको जांच करना चाहिए, क्यों ये ऐसा गलत कंसेप्ट सीखा, तो ये हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इस यहाँ पे दे रहा है कि हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा दे रहा है बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पना भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, ये तो बात सही है। उसके बाद एक तो ये उसका तो ये हतोत्साहित करना चाहिए कहा, तो ये हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, तो यही हो जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है और ये पॉजिटिव सेंस में है, तो यही हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, हतोत्साहित करना नहीं चाहिए, तो ये हतोत्साहित करना चाहिए लिखा, तो ये तो हो जाएगा निगेटिव, तो ये निगेटिव वाला ही हम लोगों का चाहिए ऑप्शन, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा देखो, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य ओह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अवरोधित किया जा सकता है। मतलब पुरस्कार और वो, ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट वो किससे रिलेटेड है? ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, सामाजिक सांस्कृतिक से नहीं, संज्ञानात्मक से नहीं, मानवतावादी से नहीं होगा। तो यही थी आज का क्लास।